Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. Today we have the topic Political Science 12th class Regional Expression. I hope you are doing well. I uploaded the one video from this chapter. We have covered about Kashmir and Punjab. This is the one and the most important chapter for your board exam. ये सबसे बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें और आप इसको अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये पता हो कि मेरे को लिखना क्या है। आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक नॉर्थ ईस्ट और कुछ अलाइड टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, जैसे द्राविड़ मूवमेंट, गोवा, सिक्किम। तो आपके पास ये तीन अलग से अलाइड टॉपिक है विच इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, वी हैव टू कवर इट। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट क्या है? भारत के अंदर 7 स्टेट्स के कॉम्बिनेशन को हमने नॉर्थ ईस्ट माना है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉपिक है उसको आपको स्टडी करने के लिए 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू सी द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। बेसिक इंफॉर्मेशन मींस जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट अबाउट द कंटेंट कि ये कंटेंट हमारा है। सेकंड, हम इसके अंदर देखेंगे कि इस एरिया की बेसिकली 3 कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट है कई बार बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंस होती है और इसी की वजह से भारत की पॉलिटिक्स के अंदर न्यू इश्यूज अमर्ज होते हैं। नेक्स्ट वन हम ये देखेंगे कि देयर इज अ 2 प्रोटेस्ट विच हैव द डिमांड सेपरेटिस्ट, कि हमें क्या होना है, भारत से अलग होना है। वो हमने 2 प्रोटेस्ट पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है रीजनल एक्सप्रेशन का। रीजनल एक्सप्रेशन मीन्स, और ये भी क्वेश्चन आता है कि रीजनल एक्सप्रेशन नॉट मीन टू द सेपरेटिस्ट, तो हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जिसके अंदर वी विल स्टडी अबाउट दैट कि वहां के लोगों ने भारत से सेपरेट होने के लिए मूवमेंट नहीं चलाया, अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए एक मूवमेंट चलाया था विच इज नोन एज द मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर इन असम। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये 4 बातें लिख ही सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जामिनर विल इंप्रेस, आपको मार्क्स मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट कंसिडर 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के 7 स्टेट्स आते हैं इसके अंदर। सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट हैज लगभग भारत का 4% पॉपुलेशन का शेयर है। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है भाई? डबल है, इट मींस लगभग 8% है ज्योग्राफिकल एरिया। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे, जो 4th पॉइंट इसके अंदर लिखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है लगभग ये 22 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत से कनेक्टेड है। कॉरिडोर का मतलब है रास्ता। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं। नॉर्थ स्टेट जो स्टेट है उसके अंदर यू विल स्टडी अबाउट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के अंदर यहाँ पे 2 तरह के स्टेट थे। एक को हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट विच वर अंडर द रूल ऑफ किंग, और दूसरा क्या होता था? प्रोविंसेस। तो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे 2 प्रिंसली स्टेट होती थी। पहली प्रिंसली स्टेट का नाम था त्रिपुरा, और सेकंड जो प्रिंसली स्टेट आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है, मणिपुर। प्रोविंसेस कौन सी होती थी? असम विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर। तो यही हमने इस पूरे डेमोग्राफी को समझना है कि कैसे कैसे ये सारे स्टेट या तो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए या फिर क्या हुआ, इनको स्टेटस दे दिया गया यूटी का, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का। इन दोनों को 1956 जो हमने पढ़ा है रिकमेंडेशन ऑफ द एसआरसी, दे वर गिवन द स्टेटस एज द यूटीज। उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर दोनों को क्या बना दिया गया है? यहाँ पे स्टेट बना दिया गया। इसका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड आउट फ्रॉम द असम। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट बताइए जो आसाम से कट आउट नहीं किए हैं। तो बहुत आसान हो गया, त्रिपुरा एंड मणिपुर। अर्लियर दे वर प्रिंसली स्टेट, देन दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ द यूटी, और 1972 के अंदर क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है असम। असम में से 4 स्टेट निकले हैं, ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7, हमने 7 सिस्टर स्टेट लिखे थे। पहला असम में से जो निकला है वो निकला है नागालैंड। पहली क्लास के अंदर भी नागालैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। 1951 में यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था कि दे वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। उसका नाम था फिजो, जो लीडर थे वहां पे। उसके बाद इसमें स्टेट निकाला गया एक मेघालय। मेघालय जो स्टेट निकाला गया था वो कब निकाला गया? 1972 के अंदर। फिर इसमें से 2 स्टेट निकाले गए, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम। और ये जरूरी नहीं है कि आपसे एमसीक्यू फॉर्म के अंदर क्वेश्चन फ्रेम आउट करे, दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन द मैप ऑल्सो। भारत के पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के अंदर
दे राइट ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, और दे गिवन द क्लू कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कार्व्ड आउट फ्रॉम द इन असम, या विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द कार्व्ड आउट फ्रॉम द असम। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेट है वो कब निकले हैं भाई, 1987। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, प्लीज यू टेक द स्क्रीनशॉट, और इससे क्वेश्चन आएगा। अब पहला जो स्टार्ट होता है आपका 4 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 3 कंप्लेंट्स, क्या 3 कंप्लेंट्स हैं किनकी बेटे, नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स की, या यहाँ की पॉलिटिक्स में सबसे डोमिनेंट इश्यूज कौन से हैं। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि देयर आर द 3 डोमिनेंट इश्यूज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहला जो इशू है यहाँ का वो क्या है, दे आर द अगेंस्ट ऑफ द आउटसाइडर। अब अगेंस्ट ऑफ द आउटसाइडर का मतलब क्या है, अगेंस्ट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर नॉट टू मीन बी फॉरेनर, आउटसाइडर का मतलब ये है कि जो यहाँ का लोकल पीपल नहीं है, चाहे वो इंडिया से आया हो या दूसरी कंट्री से आया हो, इंडिया मीन्स रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया, दे कंसीडर टू दिस पर्सन एज द आउटसाइडर, दे आर द अगेंस्ट ऑफ द आउटसाइडर। उनको लगता है आउटसाइडर के आने से हमें 3 तरह का नुकसान होता है। पहला, हमारा जो इकोनॉमिक लॉस होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हमारे लोगों के लिए बेनिफिट के लिए नहीं यूज हो रहा है। दूसरा, हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तीसरा, हमें पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, क्योंकि आउटसाइडर जितने आएंगे उतने ही ज्यादा आउटसाइडर्स के वोट्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा आउटसाइडर्स के वोट्स होंगे डेमोक्रेसी के अंदर, उन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। सेकंड, यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी की। ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफियर होना चाहिए किसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। वो कहता है कि सारा का सारा हमें क्या मिलना चाहिए, इंटरनल फ्रीडम मिलनी चाहिए। आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करे, ओनली 3 सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में था। पहला, इसके अंदर इसने क्या बोला है बेटे कि आप फॉरेन अफेयर्स पे बनाइए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप कम्युनिकेशन पे बनाइए, आप सिक्योरिटी से रिलेटेड बनाइए, डिफेंस से रिलेटेड बनाइए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर आप हमारे जो अदर सब्जेक्ट बचे हुए हैं उस पर आप इंटरफियर नहीं करोगे, वहां पे सारी पावर किसके पास होगी, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। तीसरा, इसके अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है कि दे हैव द हिस्ट्री ऑफ द सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मतलब ये है कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग होना चाहता है, यहाँ पे हमने 2 ही एग्जांपल पढ़ने हैं कि दे हैव द कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। एक आप एग्जांपल लिखोगे नागालैंड का, पर अभी नागालैंड के अंदर ऐसी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि 1951 के अंदर ये पहला स्टेट था जिसने डिमांड की थी भारत से सेपरेट होने की, पर 1963 के अंदर दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ, इनको स्टेटस दे दिया गया था स्टेटहुड का। दूसरी डिमांड हम किसकी पढ़ेंगे, मिजोरम की। मिजोरम वाज पार्ट ऑफ द आसाम, और यहाँ पे भी इसको 1987 में स्टेटस दे दिया गया किसका, स्टेट का। अब मिजोरम भी क्या है, हमारा एक वन ऑफ द पीसफुल स्टेट ऑफ इंडिया है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द 4 मार्क, 3 मार्क और 2 मार्क सॉरी, या एमसीक्यू फॉर्म के अंदर दिस क्वेश्चन कैन बी द फ्रेम आउट। अब हमने क्या पढ़ना है, 2 प्रोटेस्ट पढ़ने हैं जो आसाम के अंदर हुए, और आसाम के अंदर होने के बाद वो दोनों प्रोटेस्ट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, वो कन्वर्ट हो गए थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अंदर। आसाम, पहला जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आसाम के अंदर हुआ वो नागालैंड से स्टार्ट हुआ। कहां से हुआ, नागालैंड। दिस इज द वन ऑफ द हिल्स, नागा हिल्स। नागालैंड के अंदर 1951 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इनका जो लीडर था, देखो इसकी 3 ही बातें याद रखनी। जो लीडर था उसका नाम था फिजो। क्या नाम था, फिजो। ही वाज द लीडर ऑफ द नागालैंड। इनकी डिमांड क्या थी, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, कि हमें भारत से अलग होना है। द रीजन इज बिहाइंड वी नेवर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उनको ऐसा लगता था कि भारत को आज़ादी मिली है ब्रिटिश से, तो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर के साथ मिक्स नहीं होता। पर ये तो ऑलरेडी मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्सिटी, वी हैव द यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। दूसरा, डिमांड को क्या कर लिया गया, इसको रिजेक्टेड कर लिया गया। और फाइनली 90 और सॉरी यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथड क्या था, दे यूज द वायलेंट मेथड, बहुत वायलेंट मेथड यूज किया गया। और 1963 के अंदर नागालैंड बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट नॉट टू मीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये है कि इट विल बी अंडर द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये आपने नागालैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लर्न करनी है। सेकेंड, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, मिजोरम की। मिजोरम क्या है,
इट इज अ मिजो हिल्स। ये क्या था भाई, पार्ट ऑफ असम था, पार्ट ऑफ असम था। असम के अंदर बहुत सारी हिल्स थी, जैसे नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है ना, बोडो हिल्स, करबीस हिल्स, दमेसिस हिल्स, बहुत सारी हिल्स हैं और हर एक हिल्स का अपना एक कल्चर है, अपना एक एथेनिक ग्रुप है। उनको लगता है कि हमें या तो अलग से स्टेट बनाओ, हम असम के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। असम का पार्ट था। 1959 के अंदर यहाँ पे एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का नाम रखा गया MNF। MNF का मतलब है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो का मतलब है मिजो हिल्स, नेशनल का मतलब अलग से एक देश, फ्रंट का मतलब है जो काम करेंगे। अब ये बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। वो बोलता है कि इसके बेसिकली दो बड़े रीजन है। पहला जो रिस्पॉन्सिबल है वो असामीज गवर्नमेंट है, क्योंकि असम का पार्ट है, असामीज गवर्नमेंट है। द रीजन इज बिहाइंड, जो असम की गवर्नमेंट थी उसने 1959 के अंदर दो बड़े ऐसे काम किए जिससे मिजो हिल्स के लोग थे उनको फायदा नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त फेमाइन आया और फेमाइन के दौरान नॉट रिलीफ वर्क, इनके लिए कोई भी रिलीफ वर्क नहीं किया मिजो हिल्स के लिए। दूसरा, दे इम्पोज द असामीज लैंग्वेज, दे इम्पोज द असामीज लैंग्वेज, क्योंकि इनके ऊपर असामीज लैंग्वेज इंपोज कर दी, जबकि अपनी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मिजो लैंग्वेज। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, दे कंसीडर कि वी नेवर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हम कभी भी किसका पार्ट नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, इसीलिए वी विल नॉट कंटिन्यू विद द इंडिया। पर मेरा ये मानना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट है, अगर आप भी इससे रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो तो एक बुक आती है, उस बुक का नाम है इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। दिस बुक इज रिटन बाय वन ऑफ द पॉपुलर हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा। आप पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि मेन कारण ये था कि उनको सबसे बड़ा कल्चर, सबसे बड़ा जो थ्रेट था वो क्या था, अपने कल्चर का सप्रेस होना। सप्रेस का मतलब कि कहीं ना कहीं आसामीज अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर इंपोज करके हमारे कल्चर को सप्रेस कर रहे हैं। आगे देखिए रीजन के बाद इन्होंने क्या यूज किया, मेथड, दे यूज द वायलेंट मेथड। वायलेंट का मतलब वायलेंस यूज करनी स्टार्ट कर दी, किसके अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के, जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, आर्मी और पुलिस। इसको इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी, किससे, सपोर्ट बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको फ्लेम कर रहा था। इन सारे इंसर्जेंट्स को, इंसर्जेंट का मतलब जो विद्रोही थे, इनको सारे वेपन्स प्रोवाइड करना, इनको ट्रेनिंग देना, सब वर्क कौन कर रहा था, पाकिस्तान। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द लीडर, इसका लीडर कौन था, तो आप लिखोगे लाल डेंगा। कौन था भाई, लाल डेंगा, DANG, डेंगू नहीं है, लाल डेंगा है, ही वाज द लीडर। फाइनली भारत सरकार ने भी वायलेंस का रिस्पॉन्स वायलेंस से दिया और भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट यूज द एयर फोर्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि सारा का सारा फॉरेस्ट का एरिया था और उसमें जो ईस्टर्न पाकिस्तान होता था वो इन सारे इंसर्जेंट्स को शेल्टर देता था उनको रोकने के लिए। फाइनली क्या हुआ, वायलेंस इज नॉट ए सॉल्यूशन। फिर एक 1986 के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ, किसके बीच में, राजीव गांधी जी एंड लाल डेंगा के बीच में। और दिस ज्योग्राफिकल एरिया, दिस हिल वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट। इसको क्या बना दिया गया, असम से अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया 1987 में। एग्रीमेंट का पास हुआ था 1986 के अंदर। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, जो नॉर्थ ईस्ट वाले लिखोगे। सेकंड आप लिखोगे पार्ट ऑफ असम। 1959 में देयर इज अ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म MNF। MNF किसने बनाई, लाल डेंगा ने। रीजन लिखोगे, व्हाई दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, दो रीजन, उसके सामने दो का फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट इधर मतलब अच्छा होता है, आंसर बढ़िया लगेगा इफ यू मेक ए फ्लो चार्ट इन योर आंसर। फिर मेथड लिखोगे और सबसे लास्ट के अंदर 1986 में देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द राजीव गांधी जी एंड लाल डेंगा। तो दिस इज द थिंग अबाउट द मिजोरम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है असम का। कई बार तो असम का क्वेश्चन आता है कि असम प्रोटेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन या आउटकम्स। या कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑल द रीजनल एस्पिरेशन मूवमेंट नॉट मीन टू बी सेपरेटिज्म मूवमेंट, कि सारे जो मूवमेंट है वो सेपरेट होने के लिए नहीं होते हैं, कुछ की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए भी होते हैं। तो असम के बारे में पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बिगेस्ट स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद आप लिखोगे असम। असम के अंदर द प्रोटेस्ट वॉज स्टार्टेड बाय, जो प्रोटेस्ट है इसको स्टार्ट किसने किया, आप लिखोगे इट वॉज स्टार्टेड बाय आसू।
आसू क्या है, ऑल आसामी स्टूडेंट यूनियन। इसका मतलब ये जो ग्रुप था ये किसका था, स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप था। जो स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्होंने ग्रुप बनाया, उसका नाम क्या है, आसू। और ये ग्रुप बना 1979 में और 1985 तक, जब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं रहा, इसने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया किसके अंदर, आसाम के अंदर। अब ये बोलता है ये प्रोटेस्ट है, इसका रीजन क्या है, रीजन दिस प्रोटेस्ट इज द अगेंस्ट ऑफ द आउटसाइडर, दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट ऑफ द आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब क्या है, द पर्सन हु केम फ्रॉम द अदर कंट्री, कोई भी पर्सन है चाहे वो दूसरे देश से आया हो, या सेकंड क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या भाई, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे द एग्जांपल वी बिलोंग्स टू हरियाणा, अगर हम असम के अंदर रह रहे हैं तो दे हैव द प्रॉब्लम, दे कंसीडर रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। उनको प्रॉब्लम है कि आप कहां से होने चाहिए, असम से होने चाहिए, इंडिया से नहीं, मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से नहीं। तो इसका मतलब आउटसाइडर का मतलब है एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वट एवर दे बिलोंग्स टू इंडिया या एनी कंट्री, दे कंसीडर टू देम आउटसाइडर। अब बोलता है कि इनकी डिमांड क्या है, इनकी बहुत सिंपल से इन्होंने लिखा कि दोज पीपल केम इन आसाम आफ्टर द 1951, जो भी लोग आसाम में आए हैं किसके बाद, 1951 के अंदर, उनको आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। क्या करो, आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आप क्या कर दोगे, डिपोर्टेड कर दोगे टू नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब है वो जहां से आए हैं। जैसे बहुत गजे मैं हरियाणा से हूँ, आसाम में रहता हूँ, वहीं पे एक लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और वहीं का मैं वोटर भी बन चुका हूँ, तो उसके बाद मेरे को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेरा नेटिव प्लेस क्या हरियाणा, तो यहाँ पे मेरे को डिपोर्ट किया जाए। ये जो प्रोटेस्ट है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट दिस प्रोटेस्ट, एस्पेक्ट्स। अब वो 3 एस्पेक्ट्स क्या है, पहला जो इसका एस्पेक्ट है वो है पॉलिटिकल, दे वर द वरीड अबाउट द पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट इट, पॉलिटिकल का मतलब इनको लगता था जितने ज्यादा यहाँ पे आउटसाइडर बढ़ेंगे उतने ही क्या बढ़ेंगे, वोटर्स बढ़ेंगे। और वोटर्स को उन्होंने एक नाम क्या दिया, फॉल्टी वोटर्स। फॉल्टी का मतलब है दे आर नॉट ए रियल वोटर, फॉल्टी वोटर्स। और फॉल्टी वोटर बढ़ने से क्या होगा, जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, कंट्रोल्ड बाय आउटसाइडर हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा वोट उसके पास ज्यादा पावर। दूसरा बोल रहा है इकोनॉमिक, वो कहता है कि आसाम के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं दे शुड बी यूज फॉर लोकल पीपल, जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका बेनिफिट लोकल पीपल को मिलना चाहिए रादर देन आउटसाइडर। पर यहां पे आउटसाइडर होने की वजह से किसको बेनिफिट मिल रहा है, आउटसाइडर को रादर देन लोकल पीपल। तीसरा बोलता है कल्चर, दे लव टू देयर कल्चर, वो कहता है हमारा जो कल्चर है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना है, पर जितनी ज्यादा आउटसाइडर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, किसका, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर कल्चर। तो दैट्स व्हाई दे आर द वरीड अबाउट द आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट है कि कोई भी क्वेश्चन आया आसाम का, यू हैव टू राइट लाइक दैट। अगर आप ऐसे सिस्टमेटिकली आंसर को लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, एग्जामिनर विल इंप्रेस होगा आपसे और आपको मार्क्स देगा। अब देखते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो डिमांड को पूरा करने के लिए व्हाट द मेथड यूज, क्या मेथड यूज किया। इन अ मेथड इनिशियली द प्रोटेस्ट वाज पीसफुली, इनिशियली क्या था, प्रोटेस्ट वाज पीसफुली, प्रोटेस्ट क्या था, पीसफुली था। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता गया प्रोटेस्ट किस में कन्वर्ट होने लगा, वायलेंट में। फाइनली यहाँ पे भी 1985 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ विच इज द पॉपुलरली नोन एज असम अकॉर्ड। उसका नाम क्या रखा गया, असम अकॉर्ड। अकॉर्ड मैंने रिटर्न मटेरियल। अब रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर जो साइन किए हैं उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। ये देखिए सारे क्लासेस जो भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स के हैं वो सारे रिजॉल्व कौन का, राजीव गांधी जी। पंजाब के ऊपर साइन किया राजीव गांधी जी ने। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट इन्फ्लेक्टर बढ़ा था वो भी उसमें भी कौन थे, राजीव गांधी जी। तो ये बोलता है राजीव गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भारत की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकंड यहाँ पे कौन थे बेटे, लीडर्स ऑफ आसू, लीडर्स ऑफ आसू। और फाइनली ये एग्रीमेंट हुआ कि जो लोग आसाम के अंदर दे कम आफ्टर द 1971 जो बांग्लादेश का वॉर हुआ था, उस वॉर के बाद जो लोग आए हैं उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद दे विल बी डिपोर्टेड। ये काम आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो आसू है इसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया था पॉलिटिकल पार्टी में, एजीपी असोम गण परिषद। उसने प्रॉमिस किया था आसाम को हम क्या बनाएंगे, गोल्डन आसाम। गोल्डन आसाम का मतलब है फ्री ऑफ द आउटसाइडर, सारे आउटसाइडर को बाहर निकालना। 2019 के अंदर भारत सरकार वहां पे एनआरसी लेके आई।
ये लिख सकते हो। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप 2019 के अंदर आई। असम की टोटल पॉपुलेशन 1,30,00,000 है, जिसमें से लगभग 21 लाख वहां पे फॉल्टी वोटर्स पाए गए जो असम के अंदर रह रहे हैं, बट दे आर अनेबल टू प्रूव दैट कि दे आर द नेटिव रेजिडेंट ऑफ द असम। पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उसके बाद कोविड हो गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आया, गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे रख दिया। तो इस टॉपिक के अंदर आप ये देखिए कैसे लिखना है। असम का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्टेड बाय आसू, रीजन क्या है, डिमांड क्या थी 1951, पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो हमने पढ़ा है। 3 एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। मेथड क्या था, इनिशियली पीसफुली, लेटर ऑन कन्वर्टेड टू द वायलेंट। 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन द टू लीडर्स। 1971 के बाद जो लोग आइडेंटिफाई एंड डिपोर्टेड टू द नेटिव प्लेसेस। आसू कन्वर्टेड द ईजीपी एंड प्रॉमिस टू द गोल्डन असम, बट दे आर अनेबल टू डू। गवर्नमेंट ने वहां पे क्या लगा, एनआरसी, आइडेंटिफाई टू द फॉल्टी पीपल, जिनके पास रिकॉर्ड नहीं था, पर उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाईली रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम के अंदर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि रीजनल एक्सप्रेशन से आपने क्या लेसन लिए, व्हाट यू थिंक लर्न फ्रॉम द रीजनल एक्सप्रेशन। दूसरा, हाउ टू द रीजनल एक्सप्रेशन कैन बी अकोमोडेटेड, का मतलब है सबको साथ में कैसे लेके चल सकते हैं। थर्ड वन, व्हाट इज द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फ्लेक्सिबल है टूवर्ड्स द रीजनल एक्सप्रेशन। तो एनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखोगे, रीजनल एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। रीजनल एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी नीड्स, अपनी डिमांड, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का राइट है। तो यू डोंट नीड टू थ्रेट अबाउट द रीजनल एक्सप्रेशन, इट इज द पार्ट ऑफ द democracy. Regional expression is only expression of the democracy, not a threat to any types of the problem. Second, आप लिखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, रीजनल एक्सप्रेशन को अच्छा मानती है, गुड। किसको, रीजनल एक्सप्रेशन को। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज क्या मानती हैं, इसको थ्रेट मानती हैं। उनको लगता है रीजनल एक्सप्रेशन कैन बिकम ए कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। हम कहते हैं रीजनल एक्सप्रेशन द गुड, क्योंकि रीजनल एक्सप्रेशन में पीपल एड्रेस देयर प्रॉब्लम, वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहां की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। अगर वो लोगों की डिमांड और नीड्स की बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, पर उसको हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ा था कि वो डिमांड और नीड्स उतने ही लेवल की होनी चाहिए जिससे देश की यूनिटी को थ्रेट ना हो। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि रीजनल एक्सप्रेशन कैन बी अकोमोडेटेड थ्रू 2 वेज। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर 6 का आएगा फिर सारे पॉइंट लिखने हैं। The first thing that regional expression can be accommodated through power sharing. आप इसको अकोमोडेट इजिली कर सकते हो, किससे भाई, पावर शेयरिंग से। 10th क्लास का चैप्टर है। सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट से क्या है, हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि वहां का पॉपुलेशन कम होने की वजह से कम रिप्रेजेंटेशन है भारत की पार्लियामेंट में, इसलिए उनके पास पावर कम है। इफ वी गिव देम फेयर रिप्रेजेंटेशन, मींस ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे 8% सीट उनको कहां दे दी जाए, पार्लियामेंट में, तो दे कैन एड्रेस देयर प्रॉब्लम इन द पार्लियामेंट रादर देन रोड पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर। तो रीजनल एक्सप्रेशन कैन बी अकोमोडेटेड थ्रू पावर शेयरिंग। रीजनल एक्सप्रेशन कैन बी अकोमोडेटेड थ्रू बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया है, बैलेंस है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट के लिए कब जाते हैं, जब वहां पे इम्बैलेंस हो जाता है। तो भारत सरकार क्या करे, जो आपके सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ज्योग्राफिकल एरिया है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, फिर और अच्छा किया जाए जिससे वहां के लोगों को लगे कि यस गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, तो वो प्रोटेस्ट के लिए ना जाके गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, लास्ट वाला, प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 1949 में, इंप्लीमेंट कब हुआ, 1950 के अंदर। इतना कुछ होने के बाद भी आज 70+ ईयर हो चुके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन था कितना दूर का था, उनको पता था फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस बनाए। तो 2 तरह के प्रोविजंस बनाए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखा, आर्टिकल 370 विच गिव द स्पेशल स्टेटस टू द J&K। अभी आप इसको मेंशन जरूर करना, इसके एग्जाम में नंबर देगा। 2019 के अंदर इसको क्या कर दिया गया भाई, स्क्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से पार्ट जोड़े गए हैं शेड्यूल के, तो फिर शेड्यूल के अंदर हमारे 4 स्टेट है जहां पे स्पेशल राइट दे रखे हैं।
जिसके लिए एक वर्ड लिखा गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे आसाम के अंदर कुछ हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे दमेसस है, करबीस है, तो बोडो है, उनको स्पेशल राइट दे रखे हैं। ऐसे आर्टिकल 371 के अंदर मोर देन 10 स्टेट के स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको क्या दे रखा है, स्पेशल स्टेटस दे रखा है, जिसके अंदर आपका आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, वो सारे स्टेट इसके अंदर आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट क्वेश्चन, जस्ट यू नीड टू चेंज इन द सेंटेंस, सिंपल सिंपल सेंटेंस के अंदर लिखिए कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउड टू द रीजनल एस्पिरेशन टू बी द गुड, क्योंकि ये कंसीडर 3 चीजों को करता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है, क्योंकि वो रीजनल एस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं क्या, थ्रेट इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए। तो दिस आर द पॉइंट्स। अब हमारे पास आते हैं अलग से जो टॉपिक है, अलग से हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो 3 टॉपिक है। तो मैं एक ही स्लाइड के ऊपर ट्राई टू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हार्डली इससे क्वेश्चन आएगा, पर जब आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं द्राविड़ मूवमेंट को। द्राविड़ का मतलब है साउथ के जो पीपल है, वहां से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और उनका जो डिमांड था वो ब्रिटिश के टाइम का था, आज का नहीं था। तो द्राविड़ मूवमेंट इज द मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द सर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के जो सर्दर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां से स्टार्ट हुआ, सर्दर्न स्टेट्स इन इंडिया। इनकी डिमांड क्या थी, और ये ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट था। डिमांड थी कि हमें क्या चाहिए, द्राविड़ कंट्री चाहिए, कि हमारी अलग से कंट्री होनी चाहिए, विच इसका नाम क्या होगा, द्राविड़ कंट्री। और इसके जो लीडर थे सबसे बड़े, उनका नाम था ईवी रामास्वामी न्यक्कर। न्यक्कर मीन्स रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, रामास्वामी न्यक्कर। रामास्वामी न्यक्कर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, द्राविड़ मूवमेंट में। 1917 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, जस्टिस पार्टी। उसके बाद इस पॉलिटिकल पार्टी के बाद 1925 के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से एक प्रोटेस्ट चलाया गया, किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी न्यक्कर के द्वारा। फिर 1944 के अंदर जाके इसने अपने आप को प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम था द्राविड़ काजकम। द्राविड़ मैंने साउथ, काजकम का मतलब क्या है, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। काजकम का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1949 के अंदर फिर इसने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी में चेंज कर दिया, इसका नाम था द्राविड़ मुनात्रम काजकम। 1972 के अंदर ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, एक का नाम रखा डीएमके और एक का नाम है एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्राविड़ मुनात्रम काजकम। काजकम मैंने ऑर्गेनाइजेशन। 1965 के अंदर जाते जाते जो इनकी डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट थी उसको इन्होंने गिव अप कर दिया। अलग से इन्होंने 4 डिमांड फॉरवर्ड की। पहला 1965 के अंदर बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट। इसका मतलब ये था कि हम हिंदी को किसी भी कंडीशन के अंदर अपनी नेशनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए भारत के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया गया, एंटी हिंदी मूवमेंट। दूसरा एक रेलवे स्टेशन का नाम था, वो चेंज कर दिया गया था, वो चाहते थे रेलवे स्टेशन का नाम सर्दर्न इंडिया के ही किसी लीडर के नाम पे हो। तीसरा उन्होंने बोला था जो तमिल है ये क्या होनी चाहिए, हमारा जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है उसका पार्ट होना जरूरी है। और साथ में एक क्राफ्ट एजुकेशन दी जाती थी, वो कहते हैं इसको बंद कीजिए। द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि ये जो पूरा पूरा प्रोटेस्ट था, जो ईवी रामास्वामी नेकर का जो पूरा सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं थोड़े से या ज्यादा कह सकते हैं, दे वर द अगेंस्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड। उनको लगता था कि जो ब्राह्मण्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के स्पेशली, वो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो दे थिंक अबाउट दैट। इस प्रोटेस्ट की सबसे खास बात क्या है, दे नॉट यूज द वायलेंस, दे यूज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जो मैंने आपको यहाँ पे इतना सारा कुछ बताया है, उसका बताने का मेन रीजन ये था कि उन्होंने जब भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया। देखिए एंटी हिंदी मूवमेंट से तो उनको कितना फायदा हुआ। 1967 के अंदर 4th जनरल इलेक्शन के अंदर दिस पॉलिटिकल पार्टी विद द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो डीएमके थी उसने गवर्नमेंट बनाई कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। तो दिस थिंग यू हैव टू लर्न, और ये आप लर्न कर लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। द्राविड़ मैंने सर्दर्न मूवमेंट मैंने प्रोटेस्ट, तो इट वाज स्टार्टेड फॉर द सर्दर्न स्टेट इन इंडिया। द्राविड़ मीन्स दे वांट टू द द्राविड़ कंट्री, और ये ब्रिटिश के टाइम से डिमांड थी। और उसका मेन जो लीडर था ईवी स्वामी न्यक्कर। और 1917 में दे फॉर्म द जस्टिस पार्टी। 1925 के अंदर एसआरएम का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1949 में द्राविड़ 44 के अंदर है ये द्राविड़ काजकम, या ये याद करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1949 के अंदर डीएमके, और डीएमके यूज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, और ये आगे 1972 में दो पार्ट में डिवाइड होगी, डीएमके और एआईडीएमके। 1965 में जो ये डिमांड थी उनकी सेपरेट होने वाली, इसको इन्होंने गिव अप कर दिया था। उसके बाद इन्होंने चार अलग से चीजें चली, एंटी हिंदी एजिटेशन, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानेंगे, रेलवे का आप नाम रीनेम नहीं करोगे, उसका कुछ नाम रख दिया गया था, कालाकुंडी कुछ ऐसा नाम वो रखना चाहते थे, तमिल को वो चाहते थे शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस, और दे वर द अगेंस्ट ऑफ द क्राफ्ट एजुकेशन, क्योंकि इससे डोमिनेंस किसका दिखता है, ब्राह्मण का दिखता है, कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है इससे वो कौन सा है, गोवा। बहुत आसान है, आपको 4 ईयर याद रखने हैं। टिल 1961 इट वाज अंडर द पुर्तगाल, जो पोर्चुगीज थे उसके अंडर द कंट्रोल थे। 1961 में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लेके आया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसका मतलब है वी यूज द मिलिट्री और वी डिफीटेड टू द पोर्चुगीज। 1947 के अंदर जब भारत को आजादी मिली तो हमने पोर्चुगीज को, हमने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज को बोला कि यू हैव टू लिव दिस एरिया, पर उन्होंने नहीं सुना। 1961 के अंदर वी डिसाइडेड टू टेक ए मिलिट्री ऑपरेशन और हमने गोवा को लिबरेटेड करा लिया। जैसे गोवा को लिबरेटेड कराया उसके बाद यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, एक कोंकणी और दूसरी मराठी। तो महाराष्ट्र के लोग ये चाहते थे गोवा शुड बी पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। 1967 में भारत सरकार ने पहली बार पब्लिक ओपिनियन कराया। पब्लिक ओपिनियन का मतलब आस्क टू द पीपल कि वो क्या करना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कर्नाटका का पार्ट बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र, दे डिसाइडेड टू बी द इंडिपेंडेंट। 1967 में उसको गोवा को यूटी बना दिया गया और 1987 के अंदर इट बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर इसको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, सिक्किम का। इसका भी बहुत छोटा सा याद रखना आपने। सिक्किम के बारे में आप लिखोगे टिल 1975 तक इट वाज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कोई दूसरी कंट्री डिसाइड करे। तो सिक्किम की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और फॉरेन अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भारत सरकार की थी। सिक्किम के अंदर 2 तरह के लोग थे, एक ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटीज थे, दे बिलोंग टू द छोग्याल डायनेस्टी, छोग्याल डायनेस्टी से थे, और दूसरे यहाँ पे जो मेजोरिटी में लोग थे वो नेपालीज थे, क्योंकि नेपाल के साथ भी बॉर्डर यूज करता है और भूटान के साथ भी करता है, तो ये भूटिया कम्युनिटी थी छोग्याल। 1974 में यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड असेंबली होनी चाहिए। राजा ने इस बात को मान लिया। अब देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर है उसी के क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी थी सिक्किम कांग्रेस, उसको मेजोरिटी मिली और राजा को सब्जेक्टेड कर दिया गया इलेक्टेड असेंबली से। इसका मतलब अब सारा काम कौन डिसाइड करेगी, इलेक्टेड असेंबली। 1974 में ही इन्होंने एक रेजुलेशन पास किया, वी वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत की पार्लियामेंट को रेजुलेशन को भेज दिया। भारत की पार्लियामेंट ने 36th अमेंडमेंट किया 1975 के अंदर, और ये भारत का 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। पर इस बात से एक व्यक्ति बहुत दुखी था, नॉट हैप्पी। वो कौन था भाई, राजा खुश नहीं था, क्योंकि उसके राज्य को छीन के भारत के अंडर कर दिया गया था और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस चैप्टर वी हैव द डन। इससे पहले के लेक्चर के अंदर वी टॉक अबाउट द आसाम और वी टॉक अबाउट द कश्मीर एंड पंजाब की बात की थी, और इस लेक्चर के अंदर वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट के डोमिनेट इशू आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कोई एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने बताया कौन कौन सा स्टेट कहाँ से कार्ड आउट किया है, या फिर आ सकता है सेपरेट मूवमेंट कहाँ पे, नागालैंड का और मिजोरम का, या फिर कल्चरल मूवमेंट आसाम का आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने लास्ट के अंदर किया था वो हमने ये किया था कि what lesson we have drawn from the regional expression, how the regional expression can be accommodated, how Indian constitution is the flexible towards the regional expression। तो रीजनल एक्सप्रेशन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच बता दी गई, अकोमोडेट करने का पावर शेयरिंग है, या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बैलेंस होना चाहिए, प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 और 371। इसके बारे में जरूर लिखना बेटे जी आप, कि इट इज स्क्रैप्ड इन द 2019। और शेड्यूल 5th autonomous district। So this is the thing about this class। So we will meet in the next lecture। Thank you। Please do share, subscribe, like and comment to our YouTube channel। Thank you।